अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में मुल्की सियासत और पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी के हवाले से कुछ चैलेंजेस हैं उन पर बात करने के लिए एक बड़ी खास शख्सियत हमारी मेहमान है। सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, चेयरमैन है जो स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की इंटीरियर और नारकोटिक्स की, और अभी इन्होंने अपना एक थिंक टैंक भी शुरू किया है ग्लोबल आई के नाम से। सेनेटर रहमान मलिक साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है। रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मलिक साहब, मैं आगाज करूंगा जो मुल्क की सियासत में जो कुछ चल रहा है। JIT बनी हुई है मगर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार बहुत ज्यादा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात जो कि अभी आए हैं, अभी सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि इनमें कोई मेरिट है? देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत को ये चाहिए था कि जब ये तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हुए थे तो हर एक का इजाला कराते। मिसाल के तौर पे शहन शरीफ को एक इंटेरोगेशन रूम में दिखाया गया है जिसमें ग्रे कपड़े पहने हैं। तो क्या हुकूमत पहले ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि उन्होंने कभी ग्रे कपड़े पहने भी है कि नहीं? क्या कभी वो ग्रे कपड़े पहन के कभी इन्वेस्टिगेशन के सामने गए भी हैं? और एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती। दूसरा ये है कि दो चीज हो सकते हैं, या हुकूमत को डिस्क्रेडिट करने के लिए या इस JIT को डिस्क्रेडिट करने के लिए। पेस्ट्रीज की मैं कमेंट दूं, मैं ये कहूंगा कि मुझे JIT पे भरोसा है पूरा, इसलिए भरोसा है कि इट इज बीन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय माय सुप्रीम अथॉरिटी। नहीं, मगर ये बड़ा जारहाना रवैया हमें नजर आ रहा है का, जो एतराजात उठाने के हवाले से। जी, एतराजात उठाए जाते हैं विद सम स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा, मेरी अपनी असेसमेंट है कि आने वाले वक्त में, जो कि दूर नहीं होना चाहिए, मैं JIT की प्रोसीडिंग को हिचकियां लेते हुए देख रहा हूं, स्पीड ब्रेकर से गुजरता हुआ देख रहा हूं। मैं ये आगे जाने में मुझे इस पे कुछ कबाहतें नजर आ रही हैं, कुछ इश्यूज नजर मुझे आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि JIT शायद आगे ना चले या JIT को आगे चलाने ना दिया जाए, क्योंकि ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात एक चीज की अलामत बनते जा रहे हैं कि हो सकता है इसकी इन्वेस्टिगेशन को या इसकी जो भी वर्किंग है उसको कोई चैलेंज कर सके। हो सकता है चैलेंज कर आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है JIT का जो काम है दोनों सूरतों में ये काम रुक जाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं फील कर रहा हूं कि JIT जो है मुझे एक स्मूथ जाती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे इस पे लेफ्ट राइट से काफी प्रेशर नजर आ रहे हैं, और वो प्रेशर जो हैं they may not actually fall victim of certain rules and regulations, certain laws. सर, आपका बड़ा बैकग्राउंड है इस ये जो जैसे इन्वेस्टिगेशंस और इन सारे मामलात में। ये JIT का जो मामला है, क्या मुतनाज़िर नहीं होगी? ये व्हाट्सएप कॉल वाली जो स्टोरी सामने आई, तस्वीर का लीक होना, तारिक शफी के साथ जो उनका रवैया है, क्या आप ये आर्गुमेंट बाय करने को तैयार हैं कि ये JIT जो है ये मुतनाज़िर हो गई है? देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा कि जब कोई जजमेंट आ जाती है, उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन इन फुल लेटर एंड स्पिरिट उसी पैरामीटर्स में होती है और उसी स्पिरिट में होती है जो ऑर्डर होता है। अच्छा। अगर JIT बनाने का हुक्म ये था कि डिपार्टमेंट के हेड से नाम देने हैं, तो फिर कानून यही कहता है कि डिपार्टमेंट का हेड ही देगा। और अगर उसमें कोई चेंज हुई है तो सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट द अथॉरिटी, सुप्रीम जुडिशियल है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अगर उन्होंने कोई चेंजेस किए हैं तो उन्होंने ऑन कर लिए कि हाँ मैंने की है, लेकिन ये सवाल तो उठेगा जरूर, और हर सूरत उठेगा कि जजमेंट में ये था तो फिर उसके बाद ये क्यों बुलाया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। मगर मेंबरान पर क्या एतराजात उठाए जा सकते हैं क्योंकि वो फलां का रिश्तेदार है, इस वजह से वो तहकीकात नहीं कर सकता? मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि आपका बड़ा मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुल्क में हर कोई एक दूसरे का रिश्तेदार तो निकल ही आता है, दोस्त तो निकल ही आता है। तो अगर हम उस चीज को लेके चलेंगे तो शायद कोई भी मेंबर इससे मुबर्रा नहीं होगा। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की बैकग्राउंड किसी के साथ रिश्तेदारी है या उसका कंडक्ट पास में ऐसा रहा हो जो उस केस से मुंसलिक हो या उस फैमिली से मुंसलिक हो, तो नॉर्मली ये कहा जाता है और एथिक्स भी ये है कि वो उस इन्वेस्टिगेशन से या उस ट्रायल से अलहदा हो जाते हैं। अच्छा। पास्ट में भी ये हुआ है, बहुत दफा हुआ है। मैं जज साहब का नाम नहीं लूंगा, एक दफा मैं जज के सामने सुप्रीम कोर्ट के पेश हुआ और जो ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने ये ऐलान किया कि ये मेरे एक भाई के ये बॉस रह चुके हैं,
تو لہٰذا میں یہ سمجھوں گا کہ میں ان کا کیس نہیں سنوں گا, اٹھ کے چلے گئے. تو یہاں تک بھی ججز کرتے ہیں کہ اگر ان کی تھوڑی بہت کہیں بھی ایفیلیشنز ہو تو وہ چھوڑ مگر دیتے ایک ہیں. انویسٹیگیٹر کا اگر اس طرح سے تعلق, تو آپ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اعتراضات اٹھائے گئے تو پھر میرٹ ہے ان اعتراضات میں کہیں نہ کہیں. اگر کوئی ثابت کر سکے کہ واقعی یہ باعث ہیں تو اس کا طریقہ کار اخبار نہیں ہے, اچھا, اس کا طریقہ کار میڈیا نہیں ہے, اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کورٹ ہے, جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے. اب کمپیٹنٹ کورٹ میں لوگ گئے, لوگوں نے وہاں اعتراض لگائے, لیکن وہ اعتراض اتنے شاید سالڈ نہیں تھے, مسترد ہو گئے اعتراضات, آپ دوبارہ بھی جا سکتے تھے کیونکہ کاز آف ایکشن از آلویز دیئر. اور اگر حکومت کو یہ شک ہے کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے اس میں کوئی ریٹائرڈ افسر ہے یا کوئی افسر جس کی ایفیلیشن کسی پارٹی کے ساتھ ہے یا ایفیلیشن کسی کے رشتہ دار کی یا کسی اسپاؤس کی کسی کے ساتھ ہے, تو وہ سارے اعتراضات ود ڈاکومنٹری ایویڈنس کورٹ میں جانی چاہیے تھی. مگر ملک صاحب ایک اس طرح کی انویسٹیگیشن چلتی ہے اور اس انویسٹیگیشن میں ایک جو شخص جو کہ انویسٹیگیٹ جس سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں اس کی تصویر جو ہے وہ انویسٹیگیشن روم سے جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنا سیریس معاملہ ہے ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب جی آئی ٹی ہو رہی ہے تو اس میں چند لوگ ہوتے ہیں اور اس سی سی ٹی وی کیمرے کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایس او پی کے تحت وہ کنٹرول ہو رہا ہوگا. اگر یہ فوٹیج واقعی یہ فوٹیج جو ہے وہ اس انٹیروگیشن روم سے اس انٹیروگیشن روم کی ہے یا اس سے کنیکٹڈ روم کی ہے, تو پھر تو جتنے بھی جی آئی ٹی کے ممبر ہیں ان سے پوچھا جائے, یا جو اس کو سی سی ٹی فوٹیج کو کنٹرول کر رہے تھے ان کو دیکھا جائے. اچھا, مگر اب میں ذرا جے آئی ٹی والے معاملے پہ پھر سے آنا چاہتا ہوں. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ جو ہے وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ اس کے سامنے رکاوٹیں آئیں, یہ ہچکیاں لے گی. کیا یہ آپ کو لگتا ہے کوئی منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے کہ اس کو متنازع بنانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسے پولیٹیکل ایشوز آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں کہ وہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں, یا وہ پازیٹیو بن جاتا ہے یا وہ نیگیٹو بن جاتا ہے. اس وقت سارے خدحال اور جو سچویشن بن رہی ہے وہ اس طرح کا ماحول کریٹ ہو رہا ہے یا وہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے کافی حد تک اس کو ڈسپیوٹڈ کر دیا. اچھا, تو یہ ڈسپیوٹڈ معاملہ جو ہے الٹیمیٹلی انویسٹیگیشن پہ اثر انداز ضرور ہوگا, کیونکہ جو اپینین جب ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر مسائل ہو جاتے ہیں, اور ہو سکتا ہے بائی دی ٹائم اٹ گوز بیفور دی کورٹ دیر مائٹ بی سم ادر سیریس ڈیسیشنز بائی بوتھ دی پارٹیز. آئی ڈونٹ نو واٹ کوڈ بی دوز ڈیسیشنز. تو میں یہ صرف دیکھ رہا ہوں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے اس کی جو موومنٹ ہے یا جو آگے جانے کی سپیڈ ہے اس میں مجھے سپیڈ بریکر نظر آ رہے ہیں. اچھا, اس میں سے جے آئی ٹی میں ایک اور بڑا عام معاملہ آ گیا ہے حدیبیہ پیپر ملز والا, اور اس حوالے سے آپ کی بھی انویسٹیگیشن تھی. اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ اس کا کوئی سرے سے ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ میں اس سے بالکل ڈیفر کرتا ہوں. حدیبیہ پیپر اور حدیبیہ انجینئرنگ جو ہیں ان کی پراپر کورٹ میں ایک چلان کے بعد ٹرائل ہوئی تھی. اچھا, تو کورٹوں کے کیس کبھی بھی یا کورٹوں کے ریکارڈ کبھی ضائع نہیں جاتے کہ وہ ایک جگہ نہیں ہوتے. تو بہرحال اگر جے آئی ٹی اپنی کام کر رہی ہے, میں ان کو کوئی سجیشن نہیں دینا چاہتا کیونکہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ میٹر از سب جوڈس ان کورٹ آف لا, اور جے آئی ٹی بھی اپنا کام محنت سے کر رہی ہے. بڑے انٹیلیجنٹ اور بڑے سلجھے ہوئے آفیسرز ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے. تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حدیبیہ پیپر, حدیبیہ انجینئرنگ کی وہ فائلیں جو کہ کورٹ میں تھی یا چلان کی کاپیاں تھیں ان کو ضرور دیکھا ہوگا. اچھا, مگر وہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی کہ وہ رحمان ملک صاحب نے ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ یہ انویسٹیگیشن کرائی تھی اور اس کا کوئی جو ریکارڈ تھا وہ پروسیجر کے مطابق اویلیبل نہیں ہے. مجھے گھیر کے وہی لے آئے ہیں رحمان حضرت صاحب. یو آر اے گڈ جرنلسٹ, بٹ اگین آئی ول سے کہ میں بہت سی باتیں کہنا بھی چاہوں تو میں ابھی نہیں کہوں گا کیونکہ میٹر از سب جوڈس ان کورٹ آف لا. لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ میں ایف آئی اے ایکٹ کے تحت اور ایف آئی اے جو لا ہے اس کے تحت ایف آئی اے کا ایک ممبر تھا, اور آئی واز آتھورائزڈ ٹو ڈو دس انویسٹیگیشنس. اور یہ انویسٹیگیشن جن آفیسرز نے کی تھی وہ ڈیفینیٹلی موجود ہیں. اور اگر آپ اس لیٹر جس کے ریفرنس سے یہ ڈسپیوٹڈ ہوا, وہ ہمارے دوست سلیم صاحب, اللہ ان کو جنرل سیم کرے, جو بعد میں پریزیڈنٹ کے سیکرٹری بھی بنے,
वो FBI सर्विस से थे, उन्होंने खत लिखा और उसका मफहूम ये था कि जो रिपोर्ट रहमान मलिक ने दी है उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। नंबर 2 ने कहा हाउएवर जो सर्कल ऑफिस जो है FIA के वहां से रिकॉर्ड इकट्ठा करके भेजा जा रहा है। और आपको पता है कि FIA हेडक्वार्टर में कोई चीज नहीं भी है तो जो सर्कल ऑफिस हैं जो केस को बना के भेजते हैं उनके पास मौजूद होता है। और इस चीज से बहरहाल किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये करूंगा और आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अल्टीमेटली व्हेन इट इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मैं कुछ भी करूंगा तो वो ये होगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में जा रहा हूं। लेकिन एक सिर्फ बात कहूंगा कि केस शुरू हुआ मियां नवाज शरीफ का थ्रू पनामा, फिर उसके बाद इमरान खान साहब का अपना केस आया, वो भी ऑफशोर कंपनी का। मैं तो कहूंगा एक ही कश्ती में आ गए हैं दोनों, उन्होंने गिरा लिया उसमें या वो उन्होंने खींच लिया या अट्रैक्ट होके आ गए उसमें। अब फंसते हैं। अब देखिए कि इन दोनों में से कौन बाहर निकलता है पहले, या क्या दोनों नीचे जाते हैं या दोनों बाहर आते हैं। हम तो किनारे बैठे आपकी तरह देख रहे हैं कि फैसला क्या आता है। सबसे बड़ा एक चीज ये है कि मेरी वो रिपोर्ट जिस रिपोर्ट का बार बार जिक्र आप कर रहे हैं वही रिपोर्ट 17 टाइम्स जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की उसमें मेंशन है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो ट्रायल का हिस्सा बन चुकी है। वो ट्रायल का हिस्सा 5 जजेस ने बनाया, ना आपने बनाया ना मैंने बनाया। तो अगर उन्हें कोई मटेरियल देखा होगा उसके सबको से आप कुछ देखे होंगे, कुछ चीज देखने के बाद ही वो रखा होगा, तो मैं समझता हूं कि क्योंकि GIT के सामने है वो भी, और GIT के और चीफ जस्टिस साहब के सामने जब जाएगी या उस बेंच के सामने जाएगी तो उन्होंने फैसला करना है। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं अपनी बात करूंगा हो सकता है इस वक्त में कोई भी बात करूंगा तो पीपल्स पार्टी के लीडर की हैसियत से ली जाएगी, वो एक अपोनेंट पार्टी के हैसियत से ली जाएगी और ये केस को खराब कर सकती है। और PMLN हक बजाना होगा कि अब रहमान मलिक जो बात कर रहा है, ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज ए अपोनेंट पर्सन, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपोजिशन का बंदा हमें डिच करने के लिए या हमारे खिलाफ बात करने के लिए वो अपनी इस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए हमें नीचे गिरा रहा है। लिहाजा इसलिए आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ जस्टिस एंड मैटर ऑफ एथिक्स, I should not be talking much on it. अच्छा ठीक है रहमान मलिक साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और सवालात होंगे रहमान मलिक साहब से, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान है, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही है। रहमान मलिक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ बात की पानामा लीक्स और GIT के हवाले से, मगर एक और मामला जो कि अभी फिर से सामने आया वो था ये विकी लीक्स वाला मामला। 2009 में उन्होंने एक मरतबा फिर से दोहराया कि जी के वजीर आजम गिलानी और आप इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त, आप गए, सेक्रेटरी जो थी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जेनेट नेपोलिटानो, उनके साथ आपने जो है वो मुलाकात की और उन्हें ये तजवीज़ दी कि नादरा का रिकॉर्ड जो है वो हम आपको देने को तैयार है। ये क्या वाकई ऐसी कोई तजवीज़ आप लोगों मैं मुस्कुरा सकता हूं इसके ऊपर? सबसे पहले तो ये मैं अर्ज करूं कि मैं और प्रामिस गिलानी कभी भी पाकिस्तान में जो US की एम्बेसी में कभी नहीं गए। नंबर 1, हमने कोई ऑफर नादरा के रिकॉर्ड की देने की नहीं की। अगर आप जिस विकी लीक्स की बात कर रहे हैं वो एक रिपोर्ट है जो कि मिनट्स ऑफ मीटिंग है जब प्रेसिडेंट ने विजिट किया था और प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया और मैं दोनों विजिट में अमेरिका जब गए। जी बिल्कुल, उसमें कोई ऐसी बात नहीं की कि हम आपको नादरा का रिकॉर्ड देंगे। और अगर ये चीज साबित हो जाए कि हमने यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब या इंटीरियर मिनिस्टर ने जो कि उस वक्त कोई ऐसी ऑफर की हो, नंबर 1, या कोई किसी किस्म की एक्सेस दी हो, और आप जो सोशल लीक्स दे रहे हैं उसमें ये मेंशन किया हुआ है बिल्कुल झूठ का पलंदा कि जी हमने एक्सेस दे दी नादरा रिकॉर्ड को टू US, UK एंड अदर कंट्रीज। आप जरा थोड़ी सी तफसील में आगे बताता हूं। जब वहां पे हम गए तो मेरे पास महमूद दुरानी साहब जो कि एम्बेसडर थे उस वक्त पाकिस्तान के USA में, वो मुझे सुबह सुबह आए, रात को उन्हें फोन किया कि मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूं। तो सुबह मेरा 8:30 का टाइम था, हाथ की उनकी एक फाइल थी, आप उनसे वेरीफाई भी कर लीजिए। कह रहे मलिक साहब ये हम MOU साइन करना चाहते हैं। इसमें जो पाकिस्तान के जितने पैसेंजर ट्रैफिक है फॉर ऑल एयरलाइंस उनको हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड हम अमेरिका को दे दें ताकि जो टेररिस्ट वहां से आते हैं वो आइडेंटिफाई हो सके। मैंने कहा जनरल साहब ये तो मैं नहीं करूंगा फॉर 2 रीजंस। एक तो ये है कि मैं पाकिस्तान के सारे
जितने भी सफर करने वाले हैं उनको रिस्क पे एक्सपोज कर दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा कोई बायलैटरल कोई एग्रीमेंट नहीं है कि किसी और एयरलाइन का रिकॉर्ड लेके मैं थमा दूं। और तीसरी, कोई भी ऐसा MOU साइन करने से पहले आई एम नॉट ऑथोराइज, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है, लिहाजा मैं ये नहीं करूंगा। मुझे इंसिस्ट किया जनरल साहब ने, क्यों कोई ऐसी बात नहीं, MOU कर लेते हैं, बाद में आप कर लीजिए। मैंने कहा सॉरी जनरल साहब, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। मगर नादरा वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नादरा कोई नहीं। आप ये कह रहे हैं ये सफरी दस्तावेज की बात हुई। फिर मैं मुझे याद है मैंने ये चीज ब्रीफ की, प्रेसिडेंट उस वक्त आसिफ ज़रदारी साहब थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। और फिर इनको मैंने ये कहा कि एक बायलैटरल है कि अगर आपको किसी बंदे के किसी टेररिस्ट के मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम जरूर देंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आई नॉट ओनली प्रोटेक्टेड दी बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, मैं इस चीज में भी प्रोटेक्ट किया। और मैं एक और आपके साथ से भी कह दूं कि आज मैंने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि इसमें जुडिशियल कमीशन बनाए, क्योंकि इसमें जानबूझकर छोटा एक निकाल के 4 लाइनें एक मेन मिनट्स ऑफ मीटिंग से हमें हिट करने की कोशिश की है। और रहमान मलिक साहब, मैं अगर बात खत्म कर लूं, इसमें बड़ा जरूरी है, और मैं ये भी आज आपके सामने भी, और आज मैंने मीडिया को भी कहा है और पार्लियामेंट के सामने मैंने कहा है कि अगर ये साबित हो जाए, नंबर 1, कि रहमान मलिक ने कभी भी नादरा के रिकॉर्ड की एक्सेस की इजाजत दी हो या मेरे टाइम में अगर एक्सेस मिली हो, तो मैं पॉलिटिक्स से भी क्विट करूंगा और मेरी सजा वही होनी चाहिए, फांसी की। ये मैंने अपने दुश्मनों का बहुत अच्छा मौका ढूंढे मेरे खिलाफ, ताकि थ्रो मी आउट ऑफ पॉलिटिक्स इफ यू कैन गेट समथिंग। ये जो कहा जा रहा है कि एक फ्रंटलाइन कंपनी यूके में बनी और इंटरनेशनल आइडेंटिटी सर्विसेज, और कहा गया कि वो नादरा जो है वो उसको कंसल्टेंट हायर करेगा, और इस तरह से बात सुने, प्रपोजल हजारों आती है, देखना ये कोई प्रपोजल थ्रू हुई कि ना हुई। आज भी अगर देखें तो आईडी जो पासपोर्ट जो है और आईडी कार्ड का जो डेटा है वो आज भी बाहर कलेक्ट मुख्तलिफ मुल्कों में आजकल प्राइवेटाइज की हैं। आज आप देखें ये जो जितने भी एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में, वो सारी की सारी प्राइवेट कंपनियां उनका डेटा इकट्ठा करके दे रही हैं। लेकिन व्हाट आई एश्योर्ड एट दैट टाइम एंड इंश्योर्ड कि पाकिस्तान का डेटा कहीं बाहर ना जाए। तो लिहाजा इससे सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर यहां तक मुझे शक हुआ कि हमारा क्योंकि डेटा बड़ा सेंसिटिव है, तो मैंने चेयरमैन थे उसको हकीम अरशद, उनसे पूछ लीजिए, और पूरे स्टाफ को बैन कर दिया नादरा को, किसी फॉरेनर को नहीं मिल सकते, कोई फॉरेनर कॉल ऑन नहीं कर सकता नादरा में। और आई वाज इन टच विद ऑल द एजेंसीज इंक्लूडिंग ISI एंड MI, और वी वर वाचिंग इट लाइक बॉर्डर्स। मलिक साहब, अभी आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप कभी गए ही नहीं, कोई इस तरह की तजवीज ज़ेरे गौर नहीं आई, मगर ये फिर केबल के पीछे जो जिस केबल का विकीलीक्स वाले हवाला दे रहे हैं, अगर आप पूरी आप पूरा पढ़ लेना, आप देखिए ड्रामा क्या हुआ, पढ़ ले, उसमें कहीं बता दें कि नादरा का जिक्र हो कि नादरा का रिकॉर्ड का हमने एक्सेस दिया नहीं है। वो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे, और एम्बेसडर मेरे पास जब आता है रिक्वेस्ट लेके मैं डिक्लाइन कर देता हूं, रिग्रेट कर देता हूं, तो बात खत्म हो जाती है। अच्छा, रही बात विकीलीक्स में, तो तकरीबन 5000 सफा है। आप कहीं मुझे बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो, आई एम द ओनली वन एंड आई एम ओनली वन आई कैन क्लेम जिसने कभी कोई ऐसी लूज बात नहीं की। तो और मैं ये समझता हूं कि ये सारी नहीं क्यों हुआ ये जुलियन असांज ने बात की, अभी उन्होंने एक मरतबा फिर से हवाला दिया। मकसद अभी इसको क्यों एक री प्रॉम्प्ट किया गया? आपको पता है कि आई हैव जस्ट मेड अ वेरी हार्ड हिटिंग स्पीच इन द सेनेट, जिसमें मैंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ ज्यादती किया, मैं विक्टिम ट्रीट नहीं किया। मैंने ये भी कहा है कि उन्होंने वेज क्रिएट किया विद इन द मुस्लिम उम्मा, और दैट हार्ड हिटिंग स्पीच वाज ओनली 2 days बैक। और आपने देखा कल सुबह ये आया, तो जाहिर है मुझे सबक तो सिखाने की बातें होती रहती हैं, तो मैं तो और भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट इट इज नॉट गोइंग टू बॉदर मी। लेकिन मैं समझता हूं एक पार्टी ने इस चीज को थोड़ा सा इस तरह चलाने की कोशिश की, जरा गौर करें उस पर, कि क्योंकि यूएस के जो वोटर्स लिस्ट थी या वोटिंग का डेटा था, उस पे एक हैकिंग हुई थी या वो चोरी हुआ था, तो हो सकता है ये पाकिस्तान का डेटा भी चोरी हो या पाकिस्तान के डेटा से भी कोई इंफॉर्मेशन ली जा सके। और वैसे ये भी मैं बता दूं कि जिन वोटर्स की बात कर रहे हैं, ये वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, मैंने तो स्मार्ट कार्ड लाया, मैंने सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया, एंटायर वोट प्रोसेस हमारे बाद में हुआ। वो भी मामला नहीं था कि तो वोटर बिल्कुल नहीं था, ना वोटर रिकॉर्ड था कोई, और वोटर रिकॉर्ड तो आपको पता है सिस्टम ही दूसरा होता है। तो ये एक ड्रामा असल आगे क्या होना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहता हूं कि कुछ बड़ा कुछ भी नहीं होगा,
इतनी सख्त फायरवॉल है हमने डाली हुई नादरा में मेरे वक्त की, और अभी चौधरी निसार भी बैठे हुए हैं। हम नहीं समझते कि कोई बंदा इसमें कोई आ सकता है, ऐसी भी बात, क्योंकि इसका लिंक जो होता है, मुझे सिर्फ एक दफा नोटिस में आया था एक लिंक, और वो लिंक किस तरह था कि आपने देखा होगा कि मेरे नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से 2-4 नामों से सिम इशू हो गए थे, और मैंने पता चला तो एक कोई वहां पे सिटीजन सोसाइटी है कोई, उसको उस वक्त जन्म मुशर्रफ वक्त उसको एक दिया हुआ था इनलेट, वहां पे एक आउटलेट दिया हुआ था, तो आई एक्चुअली नॉट ओनली शट, आई टुक एक्शन अगेंस्ट देम। तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बेसिकली ऐसी किसी चीज को हाइप देने के लिए वो हमेशा मेरा नाम का और आप ये कह रहे हैं कि बेशक कमिशन बना दें इस हवाले से, कमीशन बना दे, मैंने सेक्रेटरी को लिख दिया है, मैंने लॉ को लिख दिया है कि इंक्वायरी करें और इसकी तह तक पहुंचे, और अगर कोई कसूरवार को सजा दें, और अगर मेरा रिजल्ट जो कि मेरा कोई आयोटा इन्वॉल्वमेंट निकल आए तो मैं फांसी करने के लिए तैयार हूं, और सियासत से हमेशा के लिए क्विट करके वहां पे बैठ जाऊंगा, कोई चाय का दुकान खोल लूंगा सेनेट के सामने। राइट। रहमान मलिक साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, एक ब्रेक लेते हैं। रहमान मलिक साहब के साथ हमारी ये नशिस्त है वो जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सेनेटर रहमान मलिक हमारे आज के मेहमान हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। रहमान मलिक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने वो विकीलीक्स के हवाले से भी जो बात है, सोशल लीग, सोशल लीग कहते हैं, ओनली एक्चुअली इंजीनियर्ड एंड टेलर्ड टू ट्राई टू हिट मी, बट अल्लाह इज बिग, वो हमेशा मुझे रास्ता भी देता है, और फिर मैं दोबारा कह दूंगा कि अगर ये मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए या मैंने किसी को स्ट्रेस दी हो या हुई हो तो मैं सियासत छोड़ दूं। ठीक, अब सर बात कर लेते हैं जरा पीपल्स पार्टी की। जमात के लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं सर, ये क्या मामला है? यार ये हमेशा होता है, आपको पता है कि एक पूरा ब्लॉक गया था जब मोहतरमा के वक्त, याद है जब वो जनाब मुशर्रफ की धमकी आई एक दबदबे वाली, तो 16-17 बंदे एक ही वक्त भाग गए और लोगों ने कहा पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। पीपल्स पार्टी खत्म नहीं होती, हमारी नर्सरी बड़ी अच्छी है। हाँ, मुझे एक अफसोस होता है कि आजकल, पहले तो लोग बैंकों में चोरियां होती थी, ऑब्जेक्ट्स की चोरियां होती थी, अब लीडरों की भी चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। अच्छा। हमने लीडर्स तैयार किए और भरपूर अंदाज से किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंस्टीट्यूशन है, और जिस अंदाज से वो चलाए जा रहे हैं, जाहिर है इसकी कोई FIR भी नहीं हो सकती, लेकिन इखलाकी तौर पर हम FIR जरूर दर्ज कराते हैं। अच्छा। और दर्ज करानी चाहिए, बल्कि एक लाइटर नोट पे मैं कहूंगा, जो चीज चोरी हो रही है उसका कसूर नहीं आपको नजर आ रहा? कर रहा हूं ना, लाइटर नोट में मैं बात करूंगा कि मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, आ रहे हैं बड़े, दो एक तरफ हमारे PPP के लीडर बैठे हैं, दो पिछली तरफ बैठे हैं, और मैंने गौर से देखा दो ही हमारे पीपल्स पार्टी के पीछे थे, तो मैं ऐसे लगा कि गलती तीनों ही लगता कि इमरान खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर गए हैं। और जाहिर है अगर आप उनको ज्वाइन करने से पहले कहते हैं पीपल्स पार्टी करप्ट थी, और बहुत से मिनिस्टरों का नाम भी लिया गया, अच्छा खासा कि ये, लेकिन जब वो आपके पास चले गए तो क्या PTI के पास कोई लॉन्ड्रिंग वॉशिंग मशीन है कि वो जो करप्शन है उसको साफ कर देंगे? अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लें, नून भी कर ले, सब कर ले, वो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे भेज दिया करें, चलो लॉन्ड्रिंग अच्छी थोड़ी देर के लिए PTI में चले जाया करें, हो जाएगी। लेकिन हैविंग सेड सो, मुझे एक वाकया याद आया, उन्हीं में से दो लोग जो मैं कल बैठे वहां देखे, मेरी रिस्पेक्ट है उनके लिए, एक दफा एक मीटिंग हो रही थी और चेक भी कर लीजिएगा, तो उनमें से मैं कोई एक्शन लेना चाहता था, प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, और हमारी पूरी कोर कमेटी थी, तो मैं थोड़ा सा वोकल हूँ, आपको पता है, तो मैंने कहा ये हमने करना है। तो उनमें से एक साहब बोले, कहने लगे मलिक साहब आपने तो ब्रीफकेस उठाना, मुल्क से बाहर चले जाना है, और हमने पार्टी में रहना है, फिर हम पे सख्ती होगी। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा वक्त गुजर गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही हूँ, और वो पार्टी छोड़कर चले गए। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं उनको कि वक्त जो होता है वो किसी को नहीं बख्शता, और यही मैं आपको बता दूं, यही प्रेडिक्शन करके, ईद के बाद जो हालात और वाकयात होंगे, आप देखिएगा कि कौन कौन आता है हमारी तरफ, अच्छा, और किन किनों ने हमें रजू किया है। ये आने जाने वाला मामला चलता रहेगा। आपको लगता है हालात बदलेंगे, बहुत बदलेंगे। रहमान मलिक साहब, फिरदौस आशिक अवान आपके इलाके की भी हैं, और आपका ये लोगों को भी मेरा ख्याल है इस चीज का अंदाजा, जो सियासत को समझते हैं, जो पीपल्स पार्टी को समझते हैं, कि आपका बड़ा हाथ था उन्हें पीपल्स पार्टी में लाने में, प्रमोट करने में। उनके जाने से आपको तो अफसोस हुआ ज़ाती तौर पर? कुछ ऐसे तासरात होते हैं
जिनको क्लियर करना बड़ी जरूरी होता है। फिरदौस आशिक साहब, अवान साहिबा मेरे इलाज की काफी जानने वाली हैं। लंदन में मेरे ब्रदर हैं डॉक्टर सफीर, उन्होंने कहा कि एक मोहतरमा आई हुई है, वो आपसे मिलना चाहती है। अच्छा, वेलकम। वो आए साथ, मैं मिला, ये फैक्चुअल चीज़ है। उन्होंने कहा जी मैं पीपल्स पार्टी में आना चाहती हूँ, तो आप बीबी से बात करें। मैंने कहा ठीक है, मैं बीबी से बात कर लूँगा। खैर बीबी से बात की तो बीबी ने कहा कि आप ज़रा थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं सर एक हफ्ते के बाद हेरल्ड में बीबी ने कहा आप कॉफ़ी पे आ जाए, आ रहे हैं अपने अमीन फ़हीम साहब भी। तो मैं कोई 5 मिनट लेट हो गया, रश वश होता है। जब आगे देखा तो अमीन फ़हीम साहब और फिरदौस आशिक अवान साहिबा वहाँ बैठी हुई थी। तो आई लुक्ड एट बोथ ऑफ देम, तो मुझे समझ में आ गई बात। तो बीबी माशाल्लाह बड़ी मिट्टी थी, कहती है कि अमीन फ़हीम साहब इनको ले आए हैं, तो ये पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, अगर अमीन फ़हीम साहब मेरे बड़े भाई हैं तो ठीक है, जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये फैक्चुअल चीज़ है। अच्छा, फैक्चुअल। बाकी मेरी वो बहनों की तरह हैं, हमारे इलाके की हैं, मैं इज्जत करता हूँ। सियासत करना उनका हक है, वो यहाँ करे या वहाँ करें, बहरहाल फैसला अवाम का होगा सियालकोट का, उन्होंने वोट किसको देना है, अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या उनको। अच्छा, मगर अब ये पीपल्स पार्टी में कोई परेशानी है अभी लोगों के छोड़ के जाने से? क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है जरदारी साहब तो वापस जब से आए थे वो खुद मुलाकातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को हमने दोबारा से खड़ा करना है। तो इन लोगों के जाने से कोई परेशानी है? बिल्कुल परेशानी नहीं है। और मेरी बात हुई जब एक KPK के एक हमारे वर्कर गए, तो मैंने कहा सर वो जा रहे हैं तो मेरा मना लेना चाहिए। तो कहा नहीं, लेट हिम गो। और परसों उनकी स्टेटमेंट आपने देखी, उन्होंने कहा जिसने जाना है वो एक दफा चला जाए। तो आप ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों के जाने से, चाहे गोंदल साहब जाए, चाहे फिरदौस आशिक अवान जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये भी पता है कि जो 2-3 के साथ बातचीत चल रही है वो भी हमें पता है, ऐसी बात नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि PTI की किन PTI के लोगों की हमारे साथ बातचीत चल रही है। अच्छा, तो हम जरा थोड़ा सा अपने अंदाज से चलते हैं, हम बड़ी पार्टी। तो ये आपको लगता है ये एक्शन रिवर्स भी होगा? हो सकता है, PTI के लोग जो है अगर वो पार्टी में आएंगे, पड़ी गई है तो फिर जाहिर है बहुत से लोग वो खुश नहीं है इनके जाने से, यानी पीपल्स पार्टी से PTI में जाने में। तो हो सकता है उनका रिएक्शन भी आ सकता है कि पीपल्स पार्टी के वो लोग जिनको वो नहीं चाहते थे आए वो आ गए हैं, तो फिर रिएक्शन क्या होता है? हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अच्छा सर, मेरे पास अब टाइम कम है, मगर एक और बड़ा अहम मामला है जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूँ और उसका ताल्लुक भी है। और अब मुस्लिम ममालिक में एक और नए तनाज़े का आगाज हुआ। सऊदी अरब ने जब जो है और कुछ और ममालिक ने कतर का जो है वो मुकम्मल तौर पर उससे ताल्लुकात मुनक़ता किए। इस मामले में सर आप, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं इन मामलात पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, क्या पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए? साहब अगर आप याद करें तो जब ये स्पीच थी ट्रंप की, तो ट्रंप की स्पीच से पहले मैंने 8 पॉइंट दिए थे ट्रंप को, और मैंने उन्हें कहा था मिस्टर प्रेसिडेंट, फाइट अलोंग विद द मुस्लिम्स अगेंस्ट द टेररिस्ट, डोंट फाइट अगेंस्ट द मुस्लिम। उन 8 की मेरे पास एक्नॉलेजमेंट है। और उन्होंने बिल्कुल आए मुसलमानों में, लेकिन जिस अंदाज से आए और जो स्पीच की और जिस अंदाज से पाकिस्तान को इग्नोर किया, तो मेरी एनालिसिस ये थी कि इसने पाकिस्तान को ओवरलुक नहीं किया बल्कि पर्पसली इग्नोर किया। और फिर मैंने एक चीज ये देखी कि ये एक किस्म का वेज क्रिएट करने वाली बात है। और मैंने उसी वक्त विद इन 2 आवर्स एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि वेज हैज बिगनिंग टू स्टार्ट विद इन मिडिल ईस्ट। और मैंने रिक्वेस्ट की उसको ज़बानी मियाँ साहब को सेनेट से भी कि मियाँ साहब ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप ईरान की और सऊदी अरेबिया की सुलह करा दें, वैसी जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने इनिशिएटिव लिया और मैंने जाके मीडिएट किया और हमने सुलह करवा दी। लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। फिर मैंने 2 जून को एक लेटर लिखा और उस लेटर में मैंने ये कहा कि मुझे हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, मुझे ज्यादा वेज नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट में, प्लीज मूव फॉरवर्ड। और आपने देखा कि 4 जून को वही हो गया जो मुझे डर था कि मिडिल ईस्ट में भी एक वेज आ गया। अब मिडिल ईस्ट में वेज है, ईरान और सऊदी अरेबिया में वेज है, और ये मुझे पेशखेमा लग रहा है एक और बड़े इशू का और प्रॉब्लम का। अब मैंने इनको ये कहा कि क्योंकि कतर वाले आपसे बिल्कुल कनी नहीं कतराएंगे, इसलिए नहीं कतराएंगे कि आपकी उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप है। इस तरह सऊदी अरेबिया भी आपसे कुछ काफी दोस्ती रखते हैं, वो भी आपको ना नहीं करेंगे। आप चले जाएं सऊदी अरेबिया में, वहां अल्लाह का घर भी है, बादशाह का घर भी है, और वहां बैठ जाएं
اور انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا جب تک آپ یہ کوئی صلح سلائی کا مسئلہ نہیں کرتے، یعنی کہ کریٹنگ انوائرمنٹ تو پاکستان یہ کردار ادا کر سکتا ہے، اور صرف پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کا نام بھی ہے، پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، پاکستان has been obliging Middle East. تو میں یہ اور وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ یہ کردار ادا کریں. وزیر اعظم صاحب اگر مظلوموں پہ کوئی احسان کر سکتے ہیں اور اپنی عاقبت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ دو مسلمان لڑ پڑے تو تیسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ صلح کرائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فوراً جانا چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں، جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے، کہ یہ ایران کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، یہ فوراً جائیں اور دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ڈائلاگ شروع کرائیں، اور قطر بھی جائیں، سعودی عربیہ بھی جائیں، اور پوری مسلم امت کو اکٹھا کر کے وہاں بٹھا کے ان کو یہ بتائیں کہ یہ تو سب کچھ ہمارے خلاف جا رہا ہے. رائٹ. رحمان ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.